आज बात करते हैं एक ऐसे बादशाह की जो सिर्फ एक शासक नहीं था, बल्कि एक आर्किटेक्ट था। एक ऐसा आर्किटेक्ट जिसने हिंदुस्तान के नक्शे को, उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की, जिसने सिर्फ एक सल्तनत नहीं, बल्कि एक पूरी तहजीब को शक्ल दी। तो चलिए, इसी सवाल के साथ अकबर की दुनिया में उतरते हैं। ये कहानी सिर्फ किस्मत की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक नौजवान की कमाल की दूरदर्शिता, फौलादी इरादों और कुछ ऐसे फैसलों की जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मुश्किल और कह सकते हैं खतरनाक दौर से। जब अकबर को तख्त मिला तो वो फूलों का ताज नहीं था, वो तो कांटों का एक ऐसा ताज था जो एक बिखरते हुए साम्राज्य की सबसे बड़ी चुनौती अपने साथ लाया था। सोचिए जरा, सिर्फ 13 साल का एक लड़का 1556 में जब उसके वालिद हुमायूं की अचानक मौत हो गई, तो इस नौजवान के कंधों पर एक टूटते हुए साम्राज्य का बोझा पड़ा। शुक्र था कि उसके पास बैरम खां जैसा एक वफादार गाइड था, जिसने शुरुआती तूफानों में कश्ती को संभाले रखा। तख्त पर बैठते ही अकबर को अपनी जिंदगी की पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। अफगान शासक हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और लग रहा था कि मुगल सल्तनत बस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तब पानीपत के मैदान में वो ऐतिहासिक लड़ाई हुई, जिसने न सिर्फ मुगल सत्ता बचाई, बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की दिशा भी तय कर दी। सिंहासन तो बच गया था, लेकिन असली काम तो अब शुरू होना था। एक बिखरे हुए मुल्क को एक मजबूत साम्राज्य में बदलना। और यहीं से शुरू होता है अकबर की जबरदस्त मिलिट्री स्ट्रैटेजी और एक के बाद एक जीत का सिलसिला। अकबर ने अगले कई दशकों तक चले मिलिट्री कैंपेन से मुगल साम्राज्य को एक विशाल शक्ल दी। पानीपत की जीत के बाद 1573 में गुजरात को जीता गया, जिससे समंदर के जरिए व्यापार के रास्ते खुल गए। फिर 1576 में बंगाल और बिहार पर कब्जा हुआ और आखिर में 1600 तक दक्कन के अभियानों ने साम्राज्य की सरहदों को दक्षिण की गहराइयों तक फैला दिया। लेकिन अकबर की असली काबिलियत सिर्फ जंग के मैदान में नहीं थी। उसने कुछ ऐसा किया जो उस वक्त के लिए सोचा भी नहीं जा सकता था। उसने राजपूत रियासतों से दुश्मनी नहीं, बल्कि सम्मान और साझेदारी का रिश्ता बनाया। उसने सिर्फ जीत हासिल नहीं की, बल्कि शादी ब्याह और इज्जत देकर ऐसे गठबंधन बनाए जो साम्राज्य की नींव बन गए। हाँ, ये बात और है कि महाराणा प्रताप जैसे कुछ खुददार शासकों ने कभी उसकी हुकूमत को नहीं माना। अच्छा, लड़ाई झगड़े से हटकर अब जरा एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। इतने बड़े और अलग अलग तरह के लोगों वाले साम्राज्य को चलाने के लिए अकबर ने कुछ ऐसे सिस्टम बनाए जो अपने समय से बहुत आगे थे। उसने पूरे एम्पायर को एक मशीन की तरह 3 लेवल पे ऑर्गेनाइज किया। सेंटर में वजीर और मीर बख्शी जैसे पावरफुल मंत्री थे, जो सीधे बादशाह को रिपोर्ट करते थे। फिर पूरे साम्राज्य को सूबों में, मतलब आज के स्टेट्स की तरह बांटा गया, और लोकल लेवल पर शहरों में लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोतवाल जैसे अफसर थे। मतलब एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट सिस्टम था। उस समय की एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि सेना और प्रशासन में कोई तय रैंकिंग सिस्टम नहीं था। बहुत कंफ्यूजन था। इस उलझन को सुलझाने के लिए अकबर एक कमाल का सिस्टम लाया, मनसबदारी सिस्टम। यह एक जबरदस्त आइडिया था, जिसने पहली बार आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को एक ही रैंकिंग सिस्टम में डाल दिया। और यह सिस्टम था भी बहुत सिंपल। हर अफसर, जिसे मनसबदार कहते थे, उसे 2 रैंक दिए जाते थे। पहला जात, जिससे उसका पर्सनल रैंक और सैलरी तय होती थी, और दूसरा सवार, जिससे यह तय होता था कि उसे अपनी कमांड में कितने घुड़सवार सैनिक रखने होंगे। इस एक सिस्टम ने पूरे शाही ढांचे में डिसिप्लिन और ऑर्डर ला दिया। अब देखिए, एक मजबूत एम्पायर चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, और पैसा आता है टैक्स से। लेकिन उस दौर में किसानों के लिए टैक्स देना एक जुए जैसा था, कभी कम कभी ज्यादा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अकबर के काबिल फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल एक नया सिस्टम लेकर आए, दहसाला प्रणाली। इसमें पिछले 10 साल की फसल की एवरेज पैदावार के आधार पर टैक्स तय होता था। ये एक गेम चेंजर था, जिससे किसानों और राज्य दोनों की जिंदगी में एक तरह की स्टेबिलिटी आ गई। अकबर की विरासत का सबसे मजबूत और सबसे जरूरी हिस्सा उसकी जंग या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, बल्कि उसकी मजहबी सोच थी। उसने टॉलरेंस और कल्चरल यूनिटी का एक ऐसा नजरिया अपनाया जो आज भी उतना ही जरूरी लगता है। और इस पूरी सोच का सेंटर पॉइंट था सुलह ए कुल, जिसका मतलब है सबके साथ शांति।
ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये अकबर की पूरी धार्मिक और सामाजिक पॉलिसी की रूह थी। और अकबर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था, उसने अपने आइडियाज़ को एक्शन में बदला। उसने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स हटा दिया। उसने सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया और इंसाफ के सिस्टम से मजहबी भेदभाव को खत्म कर दिया। वो तो फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में अलग अलग धर्मों के विद्वानों को बुलाकर घंटों तक डिबेट करवाता था ताकि सच को समझा जा सके। और सच की ये खोज उसे एक कदम और आगे ले गई। उसने दीन-ए-इलाही नाम का एक नया रास्ता बनाने की कोशिश की। ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, जिसमें उसने इस्लाम, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इन सब की अच्छी बातों को मिलाने की कोशिश की। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या अकबर के सभी धार्मिक एक्सपेरिमेंट्स कामयाब हुए? खास तौर पर दीन-ए-इलाही, क्या वो लोगों के बीच अपनी जगह बना पाया? तो चलिए, अब अकबर के दौर का एक बैलेंस्ड नज़रिया देखते हैं। उसकी कल्चरल अचीवमेंट्स को भी समझते हैं और साथ ही उसकी हुकूमत पर जो सवाल उठाए जाते हैं उन पर भी एक नज़र डालते हैं। अकबर की एक बहुत बड़ी खूबी थी कि वो टैलेंट की बहुत कदर करता था। उसका दरबार नवरत्नों यानी 9 हीरों से सजा था। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी के लिए, तानसेन अपने संगीत के लिए और राजा टोडरमल अपनी फाइनेंशियल समझ के लिए मशहूर थे। ये दिखाता है कि वो सही इंसान को सही काम देने की कला जानता था। उसके वक्त को मुगल आर्ट, म्यूजिक और आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड माना जाता है। उसने इंडियन और पर्शियन स्टाइल को मिलाकर एक नया ही स्टाइल बना दिया, जिसका सबसे शानदार एग्जाम्पल है फतेहपुर सीकरी का निर्माण। एक ऐसा शहर जो लगता है मानो पत्थर में लिखी कोई कविता हो। लेकिन तस्वीर हमेशा इतनी अच्छी भी नहीं थी। हिस्टोरियंस के मुताबिक उसका दीन-ए-इलाही का एक्सपेरिमेंट ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आया और कुछ ही फॉलोअर्स तक सिमट कर रह गया। सारी पावर बादशाह के हाथ में आ गई थी और आखिरी सालों में दरबार में फिजूल खर्ची बहुत बढ़ गई थी। साथ ही दक्कन की कभी न खत्म होने वाली जंगों का बोझ भी आम जनता पर ही पड़ा। तो आखिर में सवाल यही है कि अकबर की लेगेसी आज भी इतनी मायने क्यों रखती है? शायद इसलिए क्योंकि उसकी कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि एक इतने बड़े और विविध देश पर हुकूमत करने के लिए सिर्फ मिलिट्री ताकत काफी नहीं होती। उसके लिए समझ, सहनशीलता और एक ऐसी सोच की जरूरत होती है जो सबको साथ लेकर चल सके। और ये एक ऐसा आइडिया है जो आज भी उतना ही जरूरी है जितना 500 साल पहले था।